तो पॉइंट 6 में लिखा हुआ है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में लेके जाना है। एडजस्टमेंट ऐसा कह रहा है, तो प्रॉफिट में से लेके जाना, प्रॉफिट कम होगा उससे। जब भी प्रॉफिट कम होता है तो सर पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। सर रिजर्व लायबिलिटी क्यों है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसपे ओनर का राइट है, बट वो फर्म में पैसा छोड़ करके जा रहा है कि मैं बाद में ले जाऊंगा। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्या सुना जब दोबारा, तो मान लीजिए मेरा पैसा कहीं पर रखा हुआ है तो मुझे पैसा लेने जाना है, लेकिन मैं पैसा भी लेके नहीं आ रहा, तो मेरे लिए तो एसेट हो गई हो, मेरा खुद का पैसा जबरदस्ती ले लो। पैसा देने वाले के हिसाब से सोचो कि पैसा देना था, सामने वाला लेकर नहीं गया तो बाद में कभी भी ले जाएगा, तो लायबिलिटी है। रिजर्व बिल्कुल ऐसा ही है। प्रॉफिट में से जितना भी प्रॉफिट हुआ इस साल, वो सारा का सारा प्रॉफिट प्रोप्राइटर का होता है, ओनर का होता है। अब प्रोप्राइटर कहता है प्रॉफिट में थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व में छोड़ दो, मुझे रहने दो, मुझे भी नहीं चाहिए। उसका पैसा उसने छुड़वाया हुआ है, इसलिए हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इसलिए जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है। तो देख सकते हैं सर आप, ये एंट्री है, इसको हमें एंट्री तो करनी नहीं है, चैप्टर के अंदर सीधा इफेक्ट डालना है। पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा, उसको लिख दीजिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लायबिलिटी होती है, तो लिख दीजिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व। दो जगह करना है ये आपको, सॉल्यूशन आपकी कॉपी में हो रखा होगा इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का ही हो, तो आपकी कॉपी में सॉल्यूशन हो रखा होगा इसका पहले से। तो आपको दो जगह लिखना है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू जनरल रिजर्व, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन पे बात करें तो इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा आपने, आंसर में दे रखा है मैंने, 2,43,000 का प्रॉफिट आ रहा है। घर पे कैलकुलेट करा होगा अगर आपने, 2,43,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसी का 10% 243,000, 243,000 ये अमाउंट आ गया जनरल रिजर्व का। इन जनरल एग्जाम में जो है ये परसेंटेज में ही दे रखा होता है, क्योंकि हम भी ना जैसे भाई जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर ये सिखाया जाता है कि अपनी इनकम का कितना परसेंट आप हर साल इन्वेस्ट करो या सेव करो, तो प्रॉफिट का ही परसेंटेज सेव किया जाता है। तो हमारे बॉस ने हमें बोल रखा है कि भाई ये जितना भी प्रॉफिट हो 10% तो रिजर्व बना दियो उसका, बाकी ही मेरे कैपिटल में ऐड करिए। प्रॉफिट जितना भी है उसका 10% हमने रिजर्व में डाल दिया है, बाकी का जो बचा 90% वो हम नॉर्मल प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। अब नेट प्रॉफिट कितना बचा, टू नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ कितना रहा था 2,43,000, इसमें से कितना हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 24,300। अब जो बचा वही नेट प्रॉफिट है और वही कैपिटल में ऐड होगा। दूसरा एडिशनल नंबर 6 में क्या सीखा सर हमने, जब भी ऐसा लिखा हो कि प्रॉफिट का इतना कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो दो जगह लिखना है, पीएनएल के डेबिट में क्योंकि प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, प्रॉफिट कम कर रहे हैं, दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी में रिजर्व लायबिलिटी होती है। कैलकुलेशन की बात करें, प्रॉफिट का 10% बोला हुआ है, प्रॉफिट का 10% कैलकुलेट करो, वही अमाउंट रिजर्व का आ गया। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट आने वाला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आएगा। कुछ और तो हो सकते हैं ये। नेट प्रॉफिट कितना आया बताइए, $2,18,700। 2,18,700 कंफर्म करने के बाकी सब पे क्या करें इस नेट प्रॉफिट का, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को। टोटल बैलेंस शीट का दे रखा है सर आंसर में 11,50,000, देखिए टोटल यही आना चाहिए, यही आ रहा था, आपने सही करा।
पॉइंट नंबर 6 के ब्रैकेट में कुछ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़िए एक बार। सिंपल सी बात है, डैडी ने सोच रखा है कि जब भी मुझे सैलरी मिलेगी उसकी 10% सैलरी का मैं एफडी कर दूंगा। मान लीजिए 50,000 रुपए सैलरी मिली इस महीने तो मैं 5,000 एफडी कर दूंगा। मान लीजिए अगले साल 60,000 सैलरी होगी बढ़ करके तो मैं 6,000 एफडी कर दूंगा। ये पॉलिसी डैडी ने बना रखी है। मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, इस महीने सैलरी ही नहीं मिली तो एफडी भी नहीं करें, है ना। सिंपल सी बात, प्रॉफिट का 10% एफडी करना है, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो एफडी भी नहीं होगी। तो ये बात लिखी हुई है कि मान लीजिए एग्जाम में ऐसा लिखा हो कि 10% प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करना है और बाय चांस उस साल प्रॉफिट आए ही ना, लॉस आ जाए तो फिर रिजर्व में ट्रांसफर होगा भी नहीं। मतलब पॉइंट 6 आपको इग्नोर कर देना है फिर। मतलब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर लॉस आ जाए तो रिजर्व का कुछ करना ही नहीं है फिर, तो मतलब पॉइंट इग्नोर कर देना ये वाला। मतलब एग्जाम में अगर रिजर्व वाला क्वेश्चन आ जाए तो दुआ करो लॉस आए, लॉस आएगा तो रिजर्व का कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, फिर नहीं पड़ेगा रिजर्व। समझ आ रही बात। चलिए अब हमारे क्लास वर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, होमवर्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सर। एक एक करके डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कराना है मैंने, कंप्लीट क्वेश्चन आपने करना है, मैंने सिर्फ आपके डाउट्स पे डिस्कशन करना है। डाउट्स पहले आप लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में डाउट है, ये देखिए पढ़े नहीं, पेज 158 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज 158 क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपका सब फॉर्मेट बना हुआ हो जी। देखता हूं किस किस का बना हुआ है। फॉर्मेट रेडी रखें जी। पहले क्वेश्चन का तुरंत आप पेज के 3 फॉर्मेट जो एडजस्टमेंट बता रहा हूं उसको नोट करते रहें, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन घर पे करें। तो एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से हो सकती है गलत या दिक्कत आ सकती है, वो एडजस्टमेंट मैं क्लास में करा रहा हूं, फिर आपके डाउट्स वगैरह लूंगा। जो बेसिक मेरे हिसाब से जो इजी वाला बच गया वो आप फिर से करेंगे। फॉर्मेट तुरंत बना लीजिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सर, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट गुड्स वर्थ 800 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। 800 रुपए के गुड्स हमने फ्री सैंपल में बांट दिए। सर फ्री सैंपल में बांटना ये एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंस होता है। ये हमारी मर्जी है कि हम फ्री सैंपल नाम से अकाउंट खोलें या एडवर्टाइजमेंट नाम से अकाउंट खोलें। ऑलरेडी अगर खुला हुआ एडवर्टाइजमेंट के नाम से तो उसमें भी जोड़ सकते हो आप। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट में आए। 800 रुपए आएंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट में। ये आपकी इच्छा है फ्री सैंपल के नाम से लिखें या एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखें। सर एक और नाम भी लिख सकते हैं, सेल्स प्रमोटेड एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस लिख सकते हैं सर। दूसरा तो दो जगह आना है, एडजस्टमेंट दो जगह आती है। दूसरा कहाँ आएगा सर? सर गुड्स जब भी आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जब भी जाए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। परचेज में से माइनस कर दीजिए इसको। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परचेज आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखे हुए होंगे, तो परचेज में से माइनस कर दें इसको। इसकी जर्नल एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस या फिर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्या करना है सर आपको? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखना है टू फ्री सैंपल या टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 800 रुपए सीधा आउटर कॉलम में, और आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेजेस, परचेज दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 1,60,000 की, उसमें से माइनस कर लेने आपको माइनस फ्री सैंपल 800 रुपए। तो जो मैं बोल रहा हूँ तो चीज नोट करते रहो तुरंत। ट्रेडिंग और पीएनएल में जो मैंने बातें बोली इसने नहीं कर रखा बिल्कुल। मतलब टफ जो टफ चीजें हैं वो मैं आपको अभी हैंड टू हैंड लिखवा रहा हूँ, बाकी जो बच जाएंगे वो इजी वाला पोर्शन होगा पर कर सकते हैं। हां सर, फ्राइडे को तो फ्राइड इवेंट बनाना चाहेगा ना, अभी मैं करा रहा हूँ, उसके बाद आउट लेता हूँ। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 2, 20% ऑफ द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को अंडरलाइन करके लिख लीजिए डेप्रिसिएशन। राइट मतलब के लिखना, राइट ऑफ मतलब कि लिखा हुए को हटाना। डेप्रिसिएशन में भी सर यही करते हैं, एसेट को धीरे धीरे हटाते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन ही क्यों नहीं लिखा सर? कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि गुडविल इनटेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता वर्ड डेप्रिसिएशन, इसलिए उसके लिए अमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ वर्ड इस्तेमाल किया जाता। 20% गुडविल राइट ऑफ कर दी, मतलब एसेट कम हो गई। एसेट कम हो गई तो सर नुकसान हो गया पीएनएल के डेबिट में।
टू गुडविल रिटर्न ऑफ। कैलकुलेशन पे बात करें सर, 40,000 का 20% 8,000, 40,000 का 20% 8,000। अब गुडविल कितनी बच गई सर? 40,000 रुपए की थी, 8,000 रुपए से कम हो गई, 32,000 की बच गई। गुडविल पांचों में से क्या होता है? एसेट होता है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल 40,000 माइनस रिटर्न ऑफ 8,000, आउटर कॉलम में 32,000। ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, W/O रिटर्न ऑफ की शॉर्ट फॉर्म है। ये दो जगह आपको नोट करना है, बैलेंस शीट की एसेट में नोट करना है, P&L के डेबिट में नोट करना है। गुडविल 40,000 रुपए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दे रखा था, एक ही बार आएगा। बैलेंस शीट एसेट में लिखा है मतलब डेबिट में लिखा, एक ही बार लिखा। रिटर्न ऑफ वाली बात एडजस्टमेंट में लिखी थी, दो बार आएगा। एसेट में से माइनस करा तो क्या करा? क्रेडिट करा। P&L के डेबिट में लिखा तो क्या करा? डेबिट करा। डेबिट करा है तो क्रेडिट करा है, ये हमारा मैच कर रहा है। और एक एडजस्टमेंट में इस तरीके से चेक करना है। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 35%, मशीनरी पे 10%। मैं मशीनरी वाला बता रहा हूं, सेम काम आपको बिल्डिंग में करना है। मशीनरी दे रखी है सर, ट्रायल बैलेंस में ढूंढिए 10,000 रुपीस की। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000, 1,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है P&L अकाउंट डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, P&L अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। मशीन में मतलब डेप्रिसिएशन घट गया तो मशीन की वैल्यू बच गई 9,000। बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट का मतलब ये सर है कि शीट ऑफ बैलेंस, तो जितना बैलेंस बचा वही लिखा जाएगा। 10,000 में से 1,000 रुपए की मशीन घिस गई, 9,000 का बैलेंस बच गया, तो बैलेंस शीट में 9,000। $10,000 ट्रायल बैलेंस में देखा दिया हुआ था, एक ही बार आना है। 10,000 एक ही बार लिखा। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, दो बार आना है। एसेट में से माइनस करा मतलब क्रेडिट करा। P&L के डेबिट में लिखा मतलब डेबिट करा। एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया, बराबर हो गया। अब बिल्डिंग पर 35% है, सेम काम बिल्डिंग वाले में करना है। एडजस्टमेंट मेरे अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत आएगी नहीं सर। बैलेंस शीट एसेट ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस में मेरे अकॉर्डिंग जो दिक्कत आनी चाहिए वो आनी चाहिए सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर। सर हमने एक टेबल से याद करी थी इसके लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सर, कितने भी दिक्कत आए इसमें लग जाना। प्लस माइनस एडजस्टमेंट, माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एडजस्टमेंट वाला। ये बैलेंस शीट में सीक्वेंस में आपको नोट कराया था जी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए 10, 50, 100 जितनी भी वैरायटी होगी बुक के अंदर, ये वाला आपको सीक्वेंस माइंड में रहेगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई भी वैरायटी, कोई भी केस आए, आपको बैलेंस शीट लेटर लिखना है। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो, इस लेटर में लिखना भूल गए, लेटर में गलती से लिख दिया, ऐसी कोई भी एरर टाइप की एडजस्टमेंट हो उसको कर लो प्लस माइनस। उसके बाद ये तीन चीजें होंगी माइनस। बैड डेट सिर्फ एडजस्टमेंट वाले, प्रोविजन फॉर बैड डेट सिर्फ एडजस्टमेंट वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सिर्फ एडजस्टमेंट वाला। ये नोट्स में लिखा हुआ है जी, आपको पहले भी लिखवाया जा चुका है। और अब मैं बात कर रहा हूं P&L की। P&L में सीक्वेंस लिखवाया था आपको। टू बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाले, ऐड बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला। ये चार चीजें लिखाई देगी आपको। सीक्वेंस ध्यान रखना है जी, क्योंकि मतलब ये तीन आइटम प्लस की, एक आइटम माइनस की। ये तीन आइटम प्लस की, एक आइटम माइनस की।
डन जी। क्वेश्चन नंबर 2 जब कराया गया था उसमें टॉपिक था, नोट करने की जरूरत नहीं है, पेज 155 पे देख सकते हैं जी आप, पेज 155 पे देखिए सबसे ऊपर, पेज 155 सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ। ये लिखा हुआ सर P&L में क्या करना है, टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, ऐड बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, ये सीक्वेंस है जी। अब देखो नीचे बैलेंस शीट में भी लिखा है, बैलेंस शीट का सीक्वेंस देख लीजिए, मैंने क्या लिखा हुआ, डेटर फिर प्लस माइनस करने को एडजस्टमेंट हो, कोई एरर हो, उसके बाद बैड डेट माइनस करना है, सिर्फ ओनली भी लिखा हुआ मैंने वहां पे एडजस्टमेंट वाला ही माइनस करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट सिर्फ एडजस्टमेंट वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सिर्फ एडजस्टमेंट वाला, सीक्वेंस भी रहेगा। अब मैंने मान लीजिए इसका टोटल जैसे 4 आइटम, इसमें 4 टोटल 8 आइटम है, एग्जाम में मान लो 8 की जगह 3 है या 1 है या 5 है, तो भी रूल वही रहेगा, बाकी सब नहीं लोगे। अब इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में सर एडजस्टमेंट में देख लीजिए कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट में ना तो बैड डेट दे रखे, ना प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा, ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखा, तो यहाँ कुछ नहीं आना, यहाँ कुछ नहीं आना, यहाँ कुछ नहीं आना, ना कोई डेटर की एडजस्टमेंट है, मतलब सर डेटर में तो कुछ करना ही नहीं है बैलेंस शीट में, डेटर बैलेंस शीट में दे रखी है 16,500, ये एज इट इज आउटर कॉलम में आ जाए, कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं, क्योंकि जो भी प्लस माइनस करना था वो एडजस्टमेंट वाला था, कोई भी बैड डेट, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन जो था वो सिर्फ एडजस्टमेंट वाला था, ट्रायल बैलेंस वाला नहीं। एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं है, एडजस्टमेंट में कोई प्रोविजन नहीं है, तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना डेटर में, डेटर एज इट इज ट्रायल बैलेंस वाले ही आउटर कॉलम में आ। अब P&L पे आते हैं, P&L लिखा हुआ है बैड डेट्स लिखो ट्रायल बैलेंस वाले, जरा ढूंढो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स हैं क्या, सबसे लास्ट आइटम दे रखी है सर 1280, उसके बाद ऐड कर दो बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, बैड डेट एडजस्टमेंट में है ही नहीं, तो यहाँ पे आना ही है, तो 0 लिख दो, लिखो ही मत, आपकी इच्छा। ऐड करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला, दे रखा एडजस्टमेंट में, नहीं दे रखा, 0 लिख दो या लिखो ही मत इस लाइन को, ये आपकी मर्जी। माइनस करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ध्यान से देखिए, क्रेडिट साइड में 250 रुपए, ये माइनस करना है, माइनस कर दिया सर 1030, खत्म। कोई भी केस आ जाए सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस चैप्टर का, 90% से ज्यादा चांसेस हैं ये टॉपिक एग्जाम में आना ही आना है, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्योंकि हर साल कैलकुलेट किया जाता है, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट का प्रेशर आ रहा होता है कि बैड डेट आपके हर साल हो रहे हैं, स्टूडेंट आप प्रोविजन क्यों नहीं बना रहे, प्रोविजन हर साल बनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीज वही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोविजन बैड डेट बनाना ही पड़ता है हमको, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। ट्रायल बैलेंस में 2 आइटम दे रखी थी, हमने दोनों आइटम लिख दी, एडजस्टमेंट में नहीं था तो नहीं लिखा, अभी दोनों को लिखो ही मत, या लिख करके नहीं लिख दो, आपकी इच्छा। बैलेंस शीट की बात करें सर, सारी आइटम एडजस्टमेंट वाली थी, एडजस्टमेंट में कुछ भी है ही नहीं, तो सीधा सीधा ये आउटर कॉलम में आ गया, तसल्ली से देख लीजिए बैलेंस वाले पॉइंट को, डॉट डेट्स वाले पॉइंट को, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, फिर बता रहा हूं सर, चारों लाइनों का मीनिंग सेम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, ये चारों का मीनिंग सेम, चारों की ट्रीटमेंट सेम, सिनोनिम्स है चारों, तो डाउटफुल डेट लिखा हो या बैड डेट लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजन वर्ड से स्टार्ट हो के रिजर्व वर्ड से स्टार्ट हो फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव एसेट है, इतना पैसा डेटा से नहीं मिलेगा। सर अगर ये हमारा माइनस में आ रहा था प्रोविजन डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन से, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। सर मान लीजिए ये वाला अमाउंट ज्यादा हो जाए, मान लीजिए ये होता 1500 रुपए, ये तो माइनस में आ जाता, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अच्छा पॉइंट है ये वाला, उसके कुछ प्रेजेंटेशन बता देते हैं, हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चन से। और पूछिए फ्रेट किसमें आएगा? हां जी फ्रेट, अच्छा नहीं इसमें कुछ और डाउट तो मैं लेता हूं, फिर ट्रायल बैलेंस अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कराया है, इस पॉइंट में देख लीजिए अच्छे से, तसल्ली कर लीजिए अपने।
चलिए, इसके अलावा मेरे हिसाब से जो दिक्कत आ सकती है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट 6120। सर इंटरेस्ट देखते ही ना दिमाग में, सर हमने चैप्टर नंबर 8 में रटा होता है बहुत अच्छे से कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो और कुछ ना लिखा हो रिसीव्ड या पेड, तो हमेशा इसको पेड मानते हैं, ये एक्सपेंस है और बच्चे इसको पीएनएल के डेबिट में लिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब कुछ ना लिखा हो तभी तो मानोगे दोस्त। जब क्रेडिट साइड के नीचे दे रखा है तो क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट साइड के नीचे है इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड में सिर्फ तीन ही आइटम अवेलेबल होती हैं, इन रेवेन्यू, लायबिलिटी और कैपिटल। इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं है, तो बचा रेवेन्यू, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो लिख लीजिए इसको पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो बजट्स वाला पॉइंट भी। पीएनएल अकाउंट के डेबिट में ये वाला पॉइंट नोट कर लेना बजट्स वाला पॉइंट। और पीएनएल अकाउंट लिख लीजिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट 6120। सर फ्रेट सर देखो, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने करीब 135 के पेज के आसपास दे रखे हैं तीनों फॉर्मेट, ट्रेडिंग के, पीएनएल के, बैलेंस शीट के, उन फॉर्मेट को आपको 3-4 बार बहुत डीपली स्टडी करना है, आपको माइंड में फिट करनी है बात। आइटम पढ़ते ही, अकाउंट का नाम पढ़ते आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे ये तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता, या फिर ये तो पीएनएल के डेबिट में आता, या कि बैलेंस शीट के एसेट में आता। पढ़ते आपके तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, इतने बड़े तरीके से आपकी कमांड आ जाए उस पर। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपको। तो फॉर्मूला आपको याद होगा मैथ का, तब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूला याद नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो गलत होंगे क्वेश्चंस। सेम इसमें होता है सर ये तो बच्चे, रिवीजन दोनों में सर ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों में चाहिए। बताओ। तो बच्चे मतलब ये होता है कि बस पहले इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करा, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, फॉर्मेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, कंटेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, और सीधा क्वेश्चंस करने बैठ जाते हैं, बैलेंस शीट मैच नहीं करती, फिर क्वेश्चन हो ही नहीं रहा सर, बेकार अकाउंट। फ्रेट पे बात करता हूँ सर। फ्रेट जो है वो किराया भाड़ा होता है। जब गुड्स हम मंगाते हैं या गुड्स भेजते हैं, चाहे वो रेडी में भेजें, चाहे टेम्पो में भेजें, चाहे ट्रेन में भेजें, चाहे प्लेन में भेजें, चाहे शिप में भेजें, जो किराया भाड़ा दे रहे हैं अगर हम सर, उस किराया भाड़े को हम फ्रेट कहते हैं। पर्सन का किराया भाड़ा हो तो उसे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस ऐसा बोलते हैं, और गुड्स का किराया भाड़ा हो तो उसे फ्रेट कहते हैं, फिर कैरेज कहते हैं। सर परचेज के टाइम का किराया हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। सेल के टाइम का किराया हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में आएगा। और फ्रेट के आगे कुछ ना लिखा हो, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो क्या मानते हैं? इनवर्ड मानते हैं सर। रीजन 99% केस में बायर किराया भरता है, सेलर नहीं। सर मैं कोई मशीन यूएस से मंगा रहा हूं तो यूएस से यहां तक का आने का जो खर्चा है वो सेलर क्यों देगा? क्योंकि तो दुकान पे बैठा हुआ है, अपनी भाई मशीन चाहिए, पैसे दो, मशीन ले लो, अपनी कहीं भी लेके जाओ, मुझे मतलब, ठीक है। तो हमेशा इन जनरल बायर ही किराया भरता है, इसलिए फ्रेट जब भी लिखा हो तो इसको इनवर्ड प्रिज्यूम करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग में आता है। और कुछ मेरे अकॉर्डिंग अब इन्वेस्टमेंट सर बैलेंस शीट एसेट में आएगा, एक्सपेंस ना सोचें उसको। सिर्फ इंश्योरेंस लिखा हो तो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वो एक्सपेंस होता है, पीएनएल डेबिट में आएगा। अब डाउट आप अपनी साइड से पूछिए, मेरे साइड से मेरे अकॉर्डिंग जो जो दिक्कतें आ सकती थी वो सब कवर अप हो गई है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी सर ये टू गुडविल रिटर्न ऑफ से करता है, इसकी जगह अमोर्टाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, तो हाँ बना सकते हैं। डन। डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी पैकिंग, पैकिंग का खर्चा सर, पैकिंग खर्चा कौन सा होता है? जब हम गुड्स जो बनाते हैं तो उसमें देखो तो बेसिक पैकिंग होती है। ठीक है जी, पैकिंग में चर्चा करते हैं, टाइम लगा डिटेल में। पैकिंग देखो पहले तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट में आएगा, बात खत्म। ये तो हो गई एग्जाम वाली बात। अब मैं नॉलेज वाली बात पे चर्चा कर रहा हूँ सर। पैकिंग दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी पैकिंग और एक सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग ऐसी होती है सर जिसके बिना गुड्स बेच नहीं सकते, वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। प्राइमरी पैकिंग ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। सेकेंडरी पैकिंग सर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए हमें पैकिंग करनी पड़ रही है, वो सेकेंडरी पैकिंग होती है, वो सेलिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो पीएनएल के डेबिट में आता है। जैसे कि सर टूथपेस्ट अगर मेरे को बेचना है तो ट्यूब तो बनानी पड़ेगी, उसकी पैकिंग तो करनी पड़ेगी। थैली में तो बेचेंगे नहीं टूथपेस्ट, ट्यूब में बेचेंगे। तो जो ट्यूब की जो पैकिंग हो गई वो प्राइमरी पैकिंग हो गई, तो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बन गया, वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। और मान लीजिए 200
या 20,000 मान लीजिए टूथपेस्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसको हम लूज तो देंगे नहीं, उसको कार्टन में पैक करेंगे, है ना। तो पैकिंग का खर्चा हमें ही देना होता है, जनरली सैलरी पे करता। जब मान लीजिए मैं 5 किलो चीनी लेकर के आ रहा हूँ, जो पॉलिथीन का खर्चा है वो दुकानदार ही देता है, और मैं उससे मान लीजिए 4-5 पेटी पर कट्टे मांग लूँ चीनी के, तो वो भी कट्टों का खर्चा जो है वो दुकानदार ही देता है। तो कार्टन का जो खर्चा होता है, पैकिंग खर्चा, वो दुकानदार ही पे करता है। तो इन जनरल पैकिंग जो मानी जाती है वो सेकेंडरी मानी जाती है, प्राइमरी नहीं। उसके पीछे लॉजिक सुनिए, मतलब ये जो पैकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि प्राइमरी के सेकेंडरी, है ना। मैंने बोला कि प्राइमरी वाली पैकिंग ट्रेडिंग में आती है और सेकेंडरी वाली पैकिंग पीएनएल में आती है। एग्जांपल दीजिए मैंने आपको, प्राइमरी पैकिंग का टूथपेस्ट की जो ट्यूब है टूथपेस्ट बेचने के लिए, वो प्राइमरी पैकिंग होगी, ट्रेडिंग में आएगी। और जो बड़ा कार्टन के अंदर 100-200 टूथपेस्ट एक साथ होंगे, वो बड़े कार्टन का खर्चा सेकेंडरी पैकिंग हो गया। अब मैं कह रहा हूँ जो पैकिंग लिखा हुआ है इसको सेकेंडरी प्रिज्यूम करो और पीएनएल में लिख दो। उसके पीछे लॉजिक क्या है सर? देखो, रिटेलर जो होता है और जो होलसेलर होता है उसका तो खर्चा होगा ही नहीं प्राइमरी पैकिंग का, क्योंकि वो तो रेडीमेड खरीदेगा ना टूथपेस्ट, उसका जो खर्चा होगा वो तो सिर्फ सेकेंडरी पैकिंग का ही होगा, है ना। सिर्फ मैन्युफैक्चरर के यहाँ ही हो सकता है, वो दोनों खर्चे होंगे उसके यहाँ भी, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। तो इन जनरल ज्यादा खर्चा कौन सा होता है? सेकेंडरी वाला होता है। सेकेंडरी वाला खर्चा हर टाइप के बिजनेसमैन के यहाँ होगा, मैन्युफैक्चरर के यहाँ भी, होलसेलर के यहाँ भी, टेलर के यहाँ भी, सेकेंडरी पैकिंग वाला खर्चा। प्राइमरी पैकिंग का खर्चा सिर्फ मैन्युफैक्चरर के यहाँ होता है, इसलिए प्रिजम्पशन सेकेंडरी पैकिंग की है, पीएनएल डेबिट। राइट जी। क्वेश्चन 2 पे आ सकते हैं जी हम। अब क्वेश्चन 1 में जितना पोर्शन रह गया है ये आपको घर से कंप्लीट करके लाना है। सेकंड क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 2 का देखो, पहले वाला पॉइंट कॉमन आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है 1000 रुपए गुड्स रीजनेबल बेटे, लास्ट क्वेश्चन वाले पॉइंट है ये। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 500 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर ने पर्सनली उसके इस्तेमाल कर लिए। इससे नहीं बना का फॉर्मेट बनाइए, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाइए, सबसे पहले तो फॉर्मेट इसमें नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहले मैं बताऊं हिंट पे नोट करते रहें। परचेज रखी है सर ट्रायल बैलेंस के अंदर 30,000 माइनस ड्रॉइंग्स 500। 500 रुपए के गुड्स प्रोप्राइटर ले गया सर पर्सनल यूज के लिए। गुड्स जब भी आए परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जब भी जाए परचेज अकाउंट क्रेडिट, गुड्स जा रहे हैं परचेज अकाउंट क्रेडिट, कम हो रहा है। कैपिटल कितनी दे रखी है सर? 50,000 माइनस गुड्स 500। 500 रुपए गुड्स प्रोप्राइटर ले गया, इसके अकाउंट से पैसा काट लीजिए। प्रोप्राइटर अकाउंट खुला हुआ है हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट के नाम से। दो जगह लिख रहे हैं सर डिस्काउंट को, परचेज में से माइनस करा, डेबिट में से माइनस करा मतलब क्रेडिट करा, लायबिलिटी में से माइनस करा मतलब डेबिट करा। डेबिट क्रेडिट का रूल भी माइंड में फिट होना चाहिए और दो जगह आ रहा है, ये भी माइंड में फिट होनी चाहिए बात। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट से 2000 रुपए की करी, लिखना ही भूल गए सर। एरर का नाम बताइए। एरर ऑफ फुल ओमिशन। स्पेसिफाई करो कौन सा एरर, ओमिशन के अंदर भी कौन सा वाला है ना, फुल या पार्शियल। एरर ऑफ फुल ओमिशन। रेक्टिफाई चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, 7 बजे वाली जो क्लास चलती है उसमें आओ सभी। बड़ी चैप्टर कर रखा हो आपने रिवीजन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखो टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स है ना वो अगेन सर टर्म 1 के बेस से बने हुए हैं। बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत इजी रहेगा समझने में। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं समझने में, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस वीक है, तो आपको और ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। अवॉइड करने लग जाओगे तो बेस और ज्यादा खराब हो जाएगा। अभी भी मतलब बिगड़ा नहीं है कुछ, अभी भी 11th में ही है सर, अभी भी बेसिक लेवल पर ही है। अभी भी हमारे टर्म 1 अगर वीक है तो अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है।
तो जहां जहां आपको लग रहा है दिक्कतें आ रही हैं, दोबारा क्लास देखो, तिबारा क्लास देखो, पॉइंट मार्क करोगे तो कंफ्यूजन वाले हैं, क्लास में डाउट्स पूछो वो वाले, खुद ही करनी है आपको स्ट्रॉन्ग चीज। यानी डेटर को हमने सामान बेचा उधार में लिखना भूल गए, इसकी एंट्री क्या होती है सर? डेटर डेबिट टू सेल्स। डेटर एसेट है, डेबिट करने से बढ़ा दीजिए। डेटर कितने दे रखे हैं? एड ओमिशन, सेल्स रिवेन्यू होता है, क्रेडिट करने से बढ़ता। सेल्स कितनी दे रखी है? 66 एड ओमिशन, तो देखिए लिखा सर हमने कि हम उसको उधार में सामान बेचा लिखना भूल गए, तो डेटर कम आ रहे होंगे, डेटर को बढ़ा दो। सेल कम दिख रही होगी, सेल्स को बढ़ा दो। दोनों गलतियां ठीक कर दी हमने। मैंने लिखवाया था ना चार्ट की डेटर का पहले प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करनी है। एग्जांपल उसका एडजस्टमेंट का ब्रैकेट से पहले करना होता है ये वाला का। कोई एडजस्टमेंट हो, कोई एरर टाइप का हो डेटर के अंदर, पहले वो ठीक करो, उसके बाद पहले वाला पॉइंट स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़िए जी। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स costing 1000 which were sold and recorded as sales but not delivered to the customer। सर हुआ क्या है कॉन्सेप्ट के? हुआ सर ये है कि मेरे पास मान लीजिए गुड्स रखे हुए हैं, कस्टमर आया और उसने बिल बनवा दिया, ये सामान उसका हो गया, पैसे भी दे गया वो, लेकिन वो कह रहा है कि सामान ये रखा रहने दो, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, तो वापसी के टाइम मैं इसको सामान को ले जाऊँ, और हमने दुकान पे रखा हुआ है। अब उसको टाइम नहीं मिला, वो लेने नहीं आया, सामान गोदाम में ही रखा रह गया। और हमने जब 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना था, अपने एम्प्लॉय को भेजा, मैं गोदाम में सारा स्टॉक कैलकुलेट करके ला, सारा स्टॉक काउंट कर लिया उसने, और ये वाला स्टॉक भी काउंट कर लिया, क्यों बिक गया था। ये हुआ है सर। अब ये स्टॉक भले हमारे गोदाम में रखा हुआ है, लेकिन हमारी ओनरशिप इस पर नहीं है, तो हमें इसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसका करना क्या पता है आपको? इसका करना ये है कि पॉइंट नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक 6000 दे रखा था, अब उसको 6000 नहीं लिखना, आपको 5000 लिखना, बस इतना सा काम करना। मतलब आपको 1000 स्पेशली कहीं लिखना नहीं है। जब आप पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट की एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, तो 6000 मत लिखना, उसको 5000 लिखना। बस कितना काम करना है इसकी वजह से। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 5000, ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि 6000 में से हमने 1000 घटा दिया। और इसी तरीके से ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 6000 और हमने 1000 हटा दिया, आउटर कॉलम में 5000 बचे। देन जी पॉइंट नंबर 5 पर आ जाएं। पॉइंट नंबर 5 क्या है सर? मेंटेन करना है प्रोविजन 5%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में मेंटेन करना है 5%। बैलेंस शीट में आ जाइए सर, डेटर्स अभी कितने आ रहे हैं? 22000 के आ रहे हैं। सीक्वेंस क्या था याद कीजिए, सबसे पहले एरर ओमिशन एडजस्टमेंट हो चुका है, उसके बाद बैड डेट एडजस्टमेंट वाले है ही, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला वो है। पॉइंट नंबर 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 1100 रुपए हुआ सर। सीक्वेंस माइंड में फिट होगा आपके, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए तो क्वेश्चंस कर पाओगे, फॉर्मूला याद करे बिना क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो पजल हो जाओ। पीएनएल पे आ जाए जी, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग मुझे याद कराइए फटाफट से। पीएनएल में क्या सीक्वेंस था? 4 आइटम थी। पहली आइटम बैड डेट्स, कौन से वाले? ट्रायल बैलेंस वाले। ढूंढो कितने हैं? 1200 रुपए, 1200। उसके बाद क्या था याद कीजिए? बैड डेट्स फर्दर एडजस्टमेंट वाले, क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं तो लिखना ही नहीं। उसके बाद क्या था बताइए? प्रोविजन फॉर बैड डेट, कौन से वाला? एडजस्टमेंट वाला वो है। प्रोविजन फॉर
बैड डेट एडजस्टमेंट वाला 1100। उसके बाद क्या था आप कीजिए, बताइए फटाफट से। माइनस करना था प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला, चेक कीजिए है माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला 2500। फिर से देख लीजिए फटाफट से कि सर हमें करना क्या है, हमें माइंड में सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सीक्वेंस के साथ ये भी ध्यान रखना कि इस वाले पॉइंट को पहले बैलेंस शीट में सॉल्व करना है फिर पीएनएल में। ऐसा क्यों सर, पहले तो पीएनएल बनता है क्योंकि जो अमाउंट आया है ना 1100 रुपए, ये बैलेंस शीट की हेल्प से ही मिलेगा। अगर मैं चाहूं कि मैं पहले पीएनएल वाला पार्ट कंप्लीट करूं उसके बाद बैलेंस शीट लाऊं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 1100 रुपए कैसे आया, ये 22,000 का 5% का, इसलिए पहले बैलेंस शीट वाला पार्ट ही मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं पीएनएल वाले पार्ट पे आ सकता हूं। तो पहले बैलेंस शीट वाला पार्ट कंप्लीट करना है, सीक्वेंस पार्ट में फिट करना है। सबसे पहले डेटर्स प्लस माइनस एरर एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट, सिर्फ एडजस्टमेंट वाले जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि इस क्वेश्चन में 5% है, माइनस कर लिया। इसके बाद एक और चीज माइनस होती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं तो माइनस करा। ठीक है जी। अब पीएनएल पे आते हैं सर। पीएनएल में 4 आइटम आनी है। सबसे पहले बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाले हैं इस क्वेश्चन में 1200 रुपए लिखिए। फिर उसके बाद प्लस करना है हमें बैड डेट एडजस्टमेंट वाले, है नहीं क्वेश्चन के अंदर, लिखिए नहीं। किसी आइटम प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला प्लस करना है इस क्वेश्चन में। अब ये भी कैलकुलेट करा है 1100 रुपए, ऐड कर लेना। चौथी आइटम प्रोविजन ट्रायल बैलेंस वाला माइनस करना है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है 2500 रुपए। अच्छा टोटल से प्लस करने के बाद आ रहा है 2300 और माइनस करना है 2500, तो नेगेटिव आ रहा है। ये डाउट था आपका, नेगेटिव आ रहा है जी। तो सर हमारा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप पार्टनर इन दो जगह में सर हम नेगेटिव फिगर को नहीं लिखते, हम सेकंड साइड पूछ जाते हैं। अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही हो, हम डेबिट में बैठे हो नेगेटिव आ रहा है तो क्रेडिट में पूछ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। या क्रेडिट में बैठे हुए हैं और नेगेटिव आ रहा है तो डेबिट में पूछ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक तो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हम इसको अपोजिट साइड लिखने वाला हूं, यहां से काट के। तो एग्जाम में काटना पड़ेगा, हाँ जी काटना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको स्टेप्स आपके माइंड में फिट हैं। अगर आप पहले ही सोच रहे हो कि मैं पहले से ही कैलकुलेट कर लूं कि माइनस नेगेटिव आने वाला है तो शायद गलती हो सकती है। आप लिखो फिर आप एन में सॉल्व करो, अगर नेगेटिव आ रहा कितने लगेगी इसको काट के इधर लिखना है बस। जब मैं साइड चेंज कर रहा हूं, ध्यान सुनना, जब मैं साइड चेंज कर रहा हूं तो साइन भी चेंज करूंगा। मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चन करे हैं सर आपने, अगर कोई 5 रुपए आप एलएचएस से आरएचएस में लेके जाते हो साइन बदल जाता है उसका, है ना। तो जो साइन प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस वाले 25 को, अभी प्लस का है, ये दोनों प्लस के थे फिर माइनस के हो गए। माइनस बैड डेट ट्रायल बैलेंस वाला माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट एडजस्टमेंट वाला 200 रुपए आउट कर दूंगा, यहां से काट देना है। आप समझ लीजिए सर कुछ भी नहीं है। आप भाई जिसने अगर बिल्कुल घर पे देखा ही नहीं टॉपिक, शायद उसको लग रहा हो कि सर क्या क्या 5-6 चीजें हैं, क्या क्या चीजें याद करनी पड़ रही हैं, ये है वो, कुछ भी नहीं है सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आपको मैंने 4 या 5 आइटम लिख के दे रखी है, समझ लो बिल्कुल कंक्लूजन निकाल करके दे रखा है, सब कुछ जोड़ करके दे रखा है। आपको अपना खुद माइंड नहीं लगाना कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करूं, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करूं, फंस गया मैं, भटक गया, ये चक्कर नहीं पड़ेगा आपके साथ। सबसे पॉजिटिव चीज ये है, आप ये सोचो कि यार 5 पॉइंट मेरे को माइंड में फिट हो गए, कोई भी क्वेश्चन आया मैं ऐसे कर लूंगा, इससे बढ़िया बात हो क्या चाहिए। ट्रायल बैलेंस में पीएनएल के अंदर 4 आइटम आती हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 अवेलेबल है तो 3 लिख दी। सीक्वेंस वही है, जो प्लस की थी वो प्लस में, वो माइनस की थी माइनस में। हमारा तो फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अपोजिट साइड भाग गए। अपोजिट साइड भागते ही हमारे साइन बदल जाते हैं, जो सबसे लास्ट में माइनस का था ये प्लस का बन गया, ये दोनों प्लस के थे ये माइनस के बन गए। यहाँ 200 रुपए नेगेटिव है, ये 200 रुपए पॉजिटिव है। सर मान लीजिए मैं 200 रुपए नेगेटिव लिख दूं तो आंसर तब भी सेम आएगा, मेरा परसेंटेज गलत हो जाएगी। टीचर ने बाय चांस नेट प्रॉफिट देखा और आपको मार्क्स दे दिए तो लकी हो आप। टीचर ने स्टेप वाइज चेकिंग करी और देखा कि नेगेटिव कैसे लिख दिया इसने, हाँ मार्क्स काट लेगा आपने। ठीक है, कंपनी में ऐसे ही होता है पीएन नेगेटिव वाला। कंपनीज में क्या होता है कि जहां बैठने को बोला गया आपको वहीं बैठोगे आप, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और 200 रुपए में नेगेटिव आता है, 200 रुपए नेगेटिव लिखते हैं। 10 क्लास में यही करेंगे जी, नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव लिखेंगे,
कंपनी में ऐसा होता है क्योंकि इन्वेस्टर कंपेयर कर रहे होते हैं। अब वो जगह बदल जाएगी तो फिर वो समझ में नहीं आएगा वो क्या हो रहा है। कभी बिल्डिंग इधर आती है, कभी बिल्डिंग इधर आती है। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंपेरिजन कुछ करना ही नहीं है। उसमें नेगेटिव जो एक प्रोप्राइटर है, इस टाइप के जो लोग हैं वो नेगेटिव चीज़ नहीं समझ पाते, एकदम बिलीव नहीं कर पाते, इसलिए लोगों के लिए सिस्टम रखा हुआ है कि पॉजिटिव ही हम चीज़ लिखें। जैसे नेट प्रॉफिट आता है जी, नेट प्रॉफिट P&L में आता है इधर, माइनस लॉस आ रहा तो धरी तो माइनस में ये तो कर सकता है देखा जाए, क्योंकि ध्यान देकर हम अपोजिट साइड देते हैं, अपोजिट साइड में है ना। सेम चीज इसके साथ भी नेगेटिव 200 रुपये आ रहा है, इस साइड ना लिख करके हम अपोजिट साइड लिखें। ध्यान रहेंगे ये बात नोट कर लिया सर ने। सर इसमें एक डाउट हो रहा है कि हम 2500 इसी में खुद नहीं लिख सकते हैं। नहीं सर, कोई चीज आपस में रिलेटेड है ना, जैसे आप परचेज इधर लिखो और परचेज इधर लिखो तो आंसर सही आएगा लेकिन प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। एक इन्वेस्टर जो है वो सोच रहा है कि यार इसकी 10 लाख रुपए की सेल है, वो सोचा कितनी अच्छी सेल है, पता लगा उस साइड लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न 9 लाख रुपए की सेल तो है ना। इकट्ठे लिखने से एक सही कंक्लूजन निकल करके आता कि 10 लाख की सेल हुई, 9 लाख की वापसी आ गई, तो 1-2 लाख की सेल है, बस सही आंसर निकल पाएगा, कंक्लूजन सही निकल पाएगा, मिसलीड नहीं करेगी इन्फॉर्मेशन। हम अकाउंटेंट का काम यही है सर, जो भी रीडर है उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले, वो मिसलीड ना हो जाए। नोट कर लिया सर ने। क्वेश्चन आपको 5 तक करके लाने हैं नेक्स्ट क्लास तक। फर्स्ट सेकंड कंप्लीट करना चाहिए, कंप्लीट नहीं है, और क्वेश्चन 5 तक आपको ट्राई करना है सर